Morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous videos, we have discussed the complete chapter that was Constitution, why and how. Today, we will start our new chapter that is right in the Indian constitutions. And under this chapter, we will discuss about all the kinds of the right which was being given by the Constitution of India. And before that, first we discuss about that why the rights are very much important. देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंकिंग अबाउट दैट व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाई दीज राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस देखिए फॉर एन एग्जांपल द सम ऑफ द राइट मस्ट बी गिवन्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री सो दैट दे कैन इंश्योर देयर लाइफ जैसे द बेसिक राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट इज़ बीइंग गिवन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन दिस चैप्टर डिस्कस अबाउट ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स कि ऐसे कुछ राइट्स जो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं वो हमें दिए जाने चाहिए और दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर ओनली ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट विल बिगनिंग फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इट हैज़ बीन कंसिडर्ड दैट द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड अ पर्सन शुड लिव विद अ फुल ऑफ हारमोनियस वे. So to ensure the basic needs of the person, the Constitution of India has provided a different kinds of the rights to the people of the country, and that right has been considered as a fundamental rights. It's almost impossible to make changes on this right, but some situation we can. So we'll discuss about the fundamental rights of the people, as they are the very much important, and we should as we know that each and every person have a right to live in a harmonious way in the country. So few that are six fundamental right has been provided to ensure the needs of each and every person, and in this chapter we will discuss about these fundamental rights too. देखिए during our freedom struggles the leaders of the freedom movements has released the importance of the rights and demanded the British rulers should respect the rights of the people. देखिए generally it has been happened that before the independence the rights of the people was abolished. They has been treated as a आप कह सकते हैं अनयूजुअल मटेरियल ऑफ द कंट्री. सो द फर्स्ट ऑफ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस विच was being made on our constitution was to consideration on the rights too. The Motilal Nehru committee has demanded the bill of rights एज़ फॉर द बैक ऑफ 1928. देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, एक डिमांड की थी हमारे राइट्स के बारे में. ठीक है, इट वॉज देयर फोर्स द नेचुरल्स एंड व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड देयर वॉज नो टू ओपिनियंस ऑन द इंक्लूजन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो एज वी नो दैट द राइट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हुआ था तो उस टाइम पर कोई भी राइट देने के अगेंस्ट नहीं था. ईच एंड एवरी वन इज सपोर्टिंग द राइट टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट कॉल्ड द फंडामेंटल राइट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में जो राइट्स दिए गए उन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी के नाम से जाना जाता है. मीन्स द राइट्स विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेंशन्ड इन ऑल्सो इन अ कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड अ स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन. ठीक है, फंडामेंटल ये इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इनको स्पेसिफिक बनाया है और इन राइट्स के प्रोटेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर अरेंजमेंट भी किया है. ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर राइट्स अवेलेबल ऑफ अस. हाँ देन सॉरी दैट लाइन वॉज स्किप्ड. द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट समझा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को कि उनको गवर्नमेंट वायलेट ना करे. इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट प्रोविजंस पूरा केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए बनाया गया. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर द डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ अदर राइट्स अवेलेबल टू अस. यानी हमारे लिए जो अलग अलग राइट्स अवेलेबल हैं उन सारे राइट्स में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. बाकी राइट्स जो हैं वो वायलेटेड हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं ईजिली, but the fundamental rights cannot be easily changed. They cannot be violated too. The fundamental rights are the different from other rights of to us with ordinary legal rights and protections and enforced by the ordinary law. ठीक है, the fundamental rights and protected the guarantees by the constitution of country. यानी फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है. यानी कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द गारंटी दैट द फंडामेंटल राइट मस्ट ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड.
ऑर्डिनरी राइट्स में चेंज बाय द लेजिस्लेटिव बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग, ठीक है। यानी ऑर्डिनरी राइट्स हैं, इसके अलावा लीगल राइट्स होते हैं, उनको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से चेंज कर सकती है, बट द फंडामेंटल राइट्स इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बट अ फंडामेंटल राइट्स इज मे ओनली बी चेंज बाय द एमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। यानी अगर फंडामेंटल राइट को बदलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई बदलाव करना होगा, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सो मच फ्लेक्सिबल, इट्स रिजिड टू। नो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स हैज़ एक्ट टू मैनर्स द वायलेटिंग ऑफ दैम, यानी कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गन्स जो है वो उसको वायलेट नहीं कर सकता है, ना ही लेजिस्लेटिव, ना ही एग्जीक्यूटिव और ना ही जुडिशरी। As we shall studied below in this chapter, the judiciary has the power to responsible to protect the fundamental rights and violation by the action of the government, ठीक है। As we have earlier discussed in this chapter that the judiciary has a right to stop all these kinds of the things too, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के सिचुएशन में यही होता है कि जो जुडिशरी है वो इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकती है, ओके। Executive as well as the legislative action can be declared the illegal by the judiciary if the violated of the fundamental right or restricted them in an unreasonable manner, ठीक है। यानी चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशरी हो, अगर वो अनएवरेबल मैनर के बेसिस पे उनको शो करती है तो उसको इलीगल डिक्लेयर करने का काम किसका है, जुडिशरी का। यानी जुडिशरी कैन मेक एनीथिंग इलीगल if that things was being made by the executive or the legislative against the fundamental rights or the violation of the fundamental right, ठीक है। however the fundamental rights are not absolute and unlimited rights, ठीक है। governments can put reasonable restriction on the exercise of the fundamental right, देखिए government can make a set up a reasonable restriction only. I told about they are being protected by the Constitution of India, but it is not that the government cannot make a reasonable एक्ट ऑन दैट। गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो उन पर रीज़नेबल एक्ट लगा सकती है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में। तो उसमें सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, एज वी नो दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इक्वल। तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो ये कंसीडर कराता है कि हाउ वी शुड बी इक्वल इन ऑल द एस्पेक्ट, कैसे हम हर टाइप में इक्वल होने चाहिए। तो उस केसेस में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि राइट टू इक्वलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। देखिए राइट टू इक्वलिटीज़ के अंदर जो आता है वो होता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। द फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये चेक कहता है कि हम लोग जो हैं वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। अगर लॉ है या कोई भी कानून गवर्नमेंट ने बनाया है तो देयर शुडेंट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज़ पर द इक्वालिटी। अब चाहे आप एक प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप एक फार्मर हैं, चाहे आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे आप एक नॉर्मल शॉपकीपर हैं, इफ़ देयर इज़ एनी लॉ एंड यू अबॉलिश दिस लॉ द सेम विल पनिशमेंट विल बी गिवन फॉर दैट। सेकेंड इक्वालिटी क्या मेंटेन करती है, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। अगर किसी भी पर्सन की प्लेस ऑफ बर्थ उसके सेक्स में मेल है फीमेल है या उसकी कास्ट को लेकर या उसकी कम्युनिटी को लेकर या रिलीजन को लेकर अगर कोई भी इनइक्वालिटी होती है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे पहले आपका अनटचेबिलिटी था जो रिलीजन के बेसिस, तो उन सबको पूरी तरीक़ों से बैन कर दिया गया है। इक्वल एक्सेस टू शॉप, किसी भी चीज़ की इक्वल एक्सेस है। ये नहीं है कि कोई होटल है तो वो किसी एक कास्ट वाले को ही एक्सेस देगा, अदर कास्ट वाले को एक्सेस नहीं देगा, या कोई और शॉप है जो एक स्पेसिफिक कास्ट वाले को ही एक्सेस देगी बाकी को एक्सेस नहीं देगी। लाइक दिस थिंग इज़ नॉट हैपन तो बताया, ठीक है। और इसके अलावा बाथिंग घाट और ऑल दिस थिंग्स इज इक्वल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन आ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जितनी भी पब्लिक जॉब है, उसमें किसी भी टाइप की अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी का सब पार्ट है। अंडर दिस की ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट हैव अ राइट एंड ट्रीटेड इक्वल इन फ्रंट ऑफ द जॉब ओनली। ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट के लिए जॉब निकाल दी गई, बाकी कास्ट वालों को जॉब नहीं मिल रही है, या किसी एक रिलीजन वालों को केवल जॉब मिल रही है बाकी को नहीं मिल रही है, तो दैट शुडंट बी डन। एंड इसके बाद नेक्स्ट सब पार्ट इसका आता है एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी। तो अंडर द अनटचेबिलिटी दलित पीपल्स वॉज ट्रीटेड इन अ वेरी बैड वे बाय द अपर कास्ट पीपल। तो उसमें उनके सपोज रेलवे
रेल अलग हुआ करती थी, उसके अलावा उनके सपोज़ किचन अलग होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी कॉलोनीज़ अलग होती थी, तो वो उसको पूरी तरीक़ों से एबॉलिश किया हुआ है। उसके बाद एबॉलिश ऑफ टाइटल्स, जो भी टाइटल्स हैं उनको भी पूरी तरीक़ों से एबॉलिश किया है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई टाइटल मिला हुआ है तो उसको प्रिविलेज्ड मिलेगा, नो, ही अ पर्सन हु हैज़ अ टाइटल, किसी को बड़ा अधिकारी का टाइटल मिला है तो उसको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, वो और एक नॉर्मल पर्सन बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी में हम लोग ने डिस्कस किया है, और राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत अब हम देखेंगे इन बिटवीन ऑफ दिस, तो ऑल दिस थिंग्स ऑफ देयर, एक आर्टिकल 16A जो है, टेक अ लुक ओवर देयर, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 16A क्या है। तो आर्टिकल 16A जो है वो हमें ये शो कराता है, देखिए ये जो आर्टिकल 16 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी प्रिवेंटेड द स्टेट्स इन मेकिंग एनी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस एंड सिटीजन इन विच द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट इक्वालिटी ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, जो ये है कि इन दिस आर्टिकल जो 16A है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टेट मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन विच in the opinion of the state is not adequate represented in the service or under the state। तो देखिए ये अगर आप देखें तो इस आर्टिकल में क्लियरली ये कहा गया है कि कोई भी स्टेट लेवल जो है वो किसी भी पर्सन को उसके कास्ट या उसके बेसिस पे, उसके बैकवर्ड के बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता है, और ना ही वो उसको ऐसा कोई अधिकार दे सकता है जो उसके फेवर में हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।